राधिका जी अपने कमरे में बैठी अपनी बेटी अवनी से फ़ोन पर अपने दिल का हाल सुना रही थी कि वक्त कैसे बदल जाता है। आज उम्र के इस पड़ाव में उन्हें पता चल रहा था। कभी हमारा समय हुआ करता था जब कुछ भी करने की आज़ादी थी। कुछ भी खा लो, कुछ भी पहन लो, कहीं भी चले जाओ, कोई कुछ बोलने वाला नहीं था। पर आज पति के जाने के बाद बेटे और बहू ने जैसे सारी आज़ादी छीन ली हो। एक ही कमरे में सिमट कर रह गई है जिंदगी। बिना इजाज़त के घर से बाहर नहीं जा सकती। मन की इच्छाओं के अनुसार कोई खाना नहीं खा सकती। कुछ कहने की इच्छा हो तो उसे अपने हलक में ही दबा कर रख लो। कोई राय विचार तक नहीं लिया जाता। अब जो बेटा बहू कह देवे बस उसी का अनुसरण करते रहो। ये कैसी जिंदगी हो गई बुढ़ापे की, जहाँ हर एक चीज़ पर पाबंदियों की दीवार है। माना शरीर कमज़ोर हो गया है, पहले जैसी ताकत नहीं रही। कभी कभी चलने फिरने में गिर भी जाती हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि घर में कैद हो जाओ। बाहर निकलना बंद कर दो, बस खिड़कियों से झांक कर अपना जीवन गुजार बसर कर लो। नहीं होता अब ये सहन अवनी, नहीं होता है सहन। और फिर फूट फूट कर रोने लगती है राधिका जी। माँ को यूँ फूट फूट कर रोते सुन अवनी भी फ़ोन के दूसरी तरफ रोने लगती है। फिर खुद पर काबू करते हुए कहती है, चुप हो जाओ माँ, प्लीज़ चुप हो जाओ, नहीं तो मैं भी रो दूँगी। बेटी की बातें सुन राधिका जी खुद को शांत करती हैं और कहती हैं, क्या करूँ अवनी, दिल का दर्द बहुत हो जाता है तब जुबां पे आ ही जाता है। मैं नहीं चाहती कुछ भी बताना, पर जब आत्मा फट जाता है तो बात निकल ही आती है। जाने दो बेटा, मेरे खातिर तुम क्यों अपने भाई भाभी से मनमुटाव करोगी। फिर बातों का रुख दूसरी तरफ मोड़ते हुए कहती है, और सुनाओ घर में सब कैसे हैं। दामाद जी, मेरी नन्ही परी और पीयूष कैसा है। समधन जी और समधी जी कैसे हैं। सब लोग ठीक है माँ, पर अब मैं चुप नहीं रहूँगी। मैं आज ही भैया और भाभी से बात करती हूँ। अरे ऐसे कैसे कर सकते हैं वे दोनों। माना भैया ने हर बुरे वक्त में हम सबका साथ दिया, पर भाभी की बातों में आकर ऐसी बातें सुनकर दुख होता है माँ। ये भी मानती हूँ कि वो आपको पैसे की कमी नहीं होने देते, पर ऐसे पैसों का क्या माँ जो मानसिक सुख न दे सके। आपका भी उतना ही हक है उस घर में जितना भैया और भाभी का है। आपको भी अपनी मर्जी से जीने का, रहने का, खाने का अधिकार है माँ। मेरी भी सासू माँ है, पर उन पर तो कोई नियम कानून नहीं है। फिर भी आपके ऊपर क्यों माँ। अब आप कुछ भी बोलो, मैं तो भैया से बात करूँगी इस मुद्दे पर, चाहे वो मुझसे रिश्ता रखे या ना रखे, पर उन्हें सच से अवगत जरूर कराऊँगी। गुस्से से भरते हुए अवनी बोल रही थी, नहीं अवनी, तुझे मेरी सौगंध, तू ऐसा कुछ नहीं बोलेगी। मैं अपने हिसाब से देख लूँगी। मेरी खातिर क्यों अपने रिश्ते को ख़राब कर रही हो। मत कहना कुछ भी। थोड़ा सोचते हुए राधिका जी कहती हैं, माँ के सौगंध ने अवनी को आज तो रोक लिया, पर वो आगे कभी न कभी ये मुद्दा जरूर अपने भाई के पास रखने वाली थी। मन में सोचते हुए अवनी कहती है, अच्छा ठीक है माँ, आप जैसा ठीक समझे, कहकर फ़ोन रख देती है अवनी। राधिका जी भी अपने सोच के गलियारों में भटकने लगती है। दरअसल राधिका जी के पति के देहांत के बाद वो अपने बेटे बहू के साथ रहने आ गई। ऐसे तो राधिका जी का बेटा हीरा था हीरा, पर कहते हैं ना, वक्त के साथ हीरे की चमक भी कम हो जाती है। ठीक वैसे ही गौरव का प्यार अपनी माँ के लिए कम होते जा रहा था, क्योंकि आए दिन गौरव की पत्नी शोभना गौरव का कान राधिका जी के खिलाफ भरती रहती थी। शोभना को शुरू से ही राधिका जी बिल्कुल पसंद नहीं थी। उनके साथ रहना उसे पसंद नहीं था। शोभना को सिर्फ अपने पति और बच्चों से मतलब था। पति और बच्चों के लिए शोभना हर वक्त एक टांग पे खड़ी रहकर काम करती थी, पर अपनी सासू माँ के नाम पर उसे शारीरिक कष्ट शुरू हो जाता था।
आए दिन गौरव के काम पर जाने के बाद शोभना राधिका जी से खूब झगड़ा करती थी। हर छोटी छोटी चीज़ पर रोक टोक करती, ये सामान यहाँ मत रखिए, तो कभी कहती रसोई घर आप गंदा कर देती हैं, तो कभी 4 दिन के बासी आटे से रोटी बनाकर खिलाती। राधिका जी को शौक ही लगा रह गया था कि कभी उसकी बहू उनके लिए कुछ अच्छा विशेष खाना बनाए। ये तो सपना ही था राधिका जी के लिए। इसी तरह राधिका जी चलते चलते कभी किसी चीज़ से ठोकर लगते ही गिर जाती थी, तो उनका घर से निकलना ही बंद करवा दिया गौरव से बोलकर। ऐसे में दिन भर अपने एक कमरे में रहकर ऊब जाती थी राधिका जी। दिन काटना मुश्किल हो जाता था। शोभना ने तो जानबूझकर राधिका जी को एक ही कमरे में कैद करवा दिया ताकि कभी राधिका जी उनके काम में कोई दखल अंदाजी न कर सके। ऐसे तो कितना भी शारीरिक कष्ट हो जाए, राधिका जी को उनकी बहू शोभना कभी झांकने तक नहीं आती। वो शुक्र है कि गौरव में अभी भी माँ के प्रति प्रेम भाव जिंदा था, इसलिए वही आकर देखता था अपनी माँ को। शोभना से तो कोई उम्मीद ही नहीं की थी राधिका जी ने कि वो कभी ज़रूरत पड़ने पे सेवा करेगी। सोचते सोचते राधिका जी की आंखों से निर्झर धारा बह गई और फिर रोते रोते कब उनकी आंख लग गई थी पता ही नहीं चला था। जब आँख खुली तो सवेरा हो चुका था। नहा धोकर पूजा पाठ करके अपने कमरे में बैठी ही थी कि अवनी और आशा दोनों बहन आ जाती है। अचानक दोनों बेटियों को देखकर हैरान हो जाती है राधिका जी। साथ में शोभना भी परेशान हो जाती है। यूँ अचानक अपनी दोनों नंदों को देखकर दिन भर माँ से ढेरों बातें करती हैं। फिर बेटियाँ जब शाम को गौरव घर आता है तो अवनी और आशा भाई से बात करने लगती है। उन दोनों को साथ में देखकर गौरव भी थोड़ा हैरान रह जाता है, क्योंकि कभी बिना बोले वे दोनों ऐसे नहीं आती थी अपने मायके, वो भी दूसरे शहर से। दोनों बहनों का ससुराल मायके से करीब 20 किलोमीटर दूर था, इसलिए सभी अचानक देखकर हैरान हो जाते हैं। अपनी थोड़े गुस्से के भाव से अपने भैया को कहती है, भैया ये क्या सुन रही हूँ मैं? अरे आप लोगों को अगर माँ बोझ लग रही है तो साफ साफ बता दीजिए। मैं और दीदी माँ के लिए कुछ न कुछ अच्छा सोच लेंगे, पर ऐसे उन पर बंदिशें मत लगाइए। अरे अकेली वो घुट घुट कर मर जाएंगी, और शायद आप लोग भी यही चाहते होंगे, तभी तो उन्हें घर से बाहर जाने नहीं देते, किसी से बात नहीं करने देते। और ये क्या खाने पर भी पाबंदी? माना उन्हें शुगर है, बीपी है, पर कभी कभी उनकी भी इच्छा होती है ना कुछ अच्छा खाने की, तो इसमें भी रोक टोक। अगर खुद से बना भी ले तो आपकी पत्नी झगड़ा करती है। आपको पता है भैया, आपके जाने के बाद अक्सर भाभी मम्मी से झगड़ा करती हैं। आप तो भाभी का पक्ष सुन लेते हैं, पर मम्मी का सुनना भी पसंद नहीं करते। ऊपर से मम्मी को ही जिम्मेदार ठहरा देते हैं। अवनी के इतना बोलते ही आशा भी बोलने लगती है। आशा गौरव को अपने बचपन की कुछ यादें ताज़ा करवाती है कि कैसे माँ हमारी इच्छाओं का ख्याल रखती थी, हमारे लिए वो अपनी इच्छाओं को भी दबा दिया करती थी। हमारी पसंद के अनुसार ही हमें कोई सामान या कपड़े भी दिलवाती थी, और आज उसी माँ को उनकी इच्छाओं का दफन करने के लिए कहते हैं। अब भैया वो भी भाभी की आधी अधूरी बातें सुनकर कभी माँ से जानने की कोशिश की कि वो क्या चाहती हैं। आपको पता है भैया भाभी, माँ पिताजी को जो बच्चे नहीं रखते उनके लिए हमारे देश में एक कानून है, जो बेटे बहू अपने माता पिता का बुढ़ापे में लालन पालन नहीं करता उसे जेल भी हो सकती है, और प्रॉपर्टी से एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलता। माँ पिता को रखना एक बेटे का कर्तव्य है। यदि नहीं रख सकते तो आपको प्रॉपर्टी का एक टुकड़ा भी नहीं मिलेगा।
दोनों बहनें की बातों सुनकर शोभना और गौरव डर जाते हैं। उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है। गौरव को खुद पर शर्मिंदगी महसूस होता है। वह राधिका जी से अपने किए की गलती पर माफ़ी मांगता है और दोनों बहनों को भरोसा दिलाता है कि वो माँ का पूरा ख्याल रखेगा, उन्हें उनकी इच्छाओं के अनुसार चलने पर कभी रोक टोक नहीं करेगा। साथ में शोभना को भी बहुत डांटता है, क्योंकि वही राधिका जी के खिलाफ गौरव का कान भरती थी और उसे धमकी भी देती थी। फिर गौरव शोभना को धमकी देता है कि सुधर जाओ, नहीं तो मैं तुमसे अपना रिश्ता ख़त्म कर दूँगा।